अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 11 करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11 करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो जो है MCQs का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होगा। फिल इन द ब्लैंक्स का वो आप बुक के ऊपर ही कर लेंगे। जो इसकी बेसिक्स होंगी वो मैं आपको साथ साथ इस लेक्चर के अंदर बताता जाऊँगा। और इससे पहले पिछले लेक्चर में मैंने जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12 जो है वो अपलोड की थी, वो भी आप लोग देखें। और अगर वीडियोस देखने के बाद आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं और भी मैं अपलोड करूँगा। और इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी इसके ऊपर मैं अपलोड करने जा रहा हूँ जल्दी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो बच्चों ये जो डायग्राम है आपको ये पता नहीं, ये वाली रेड कलर की जो डायग्राम है 4 साइड्स हैं इसकी, ठीक है। तो 4 साइड्स हैं और ऑपोजिट साइड पैरेलल है। देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल साइड हैं। इसी तरह ये वाली और ये वाली भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। इस शेप को हम पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो ये एक पैरेललोग्राम शेप है जिसके कॉर्नर्स हैं, वर्सेस हैं ABCD। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन पैरेललोग्राम ABCD। और लिखने के बाद आपको ये 3-4 जो पार्ट्स हैं इसके आपने फिल करने हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो आपको पता है कि इसको कैसे पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं मेजरमेंट AB लाइन सेगमेंट। ये ऊपर जो ये वाली जो है लाइन है इसको लाइन सेगमेंट पढ़ते हैं। तो ये या AB साइड भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपने देखना है AB और ये DC। AB वाली साइड बच्चों यहाँ से लेकर ये AB है, जिसको चले मैं यहाँ पे एक इसके ऊपर जो है ना मैं कर लेता हूँ, एक लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है। ये वाली AB लाइन देखें और CD लाइन देखें, ये दो लाइनें हमारे पास, या DC ये देख लें। इन दोनों को हमने देखना है। तो फिर ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक के अंदर हमने फिल क्या करना है, ये दोनों लाइनें AB और DC पैरेलल हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, फिल इन द ब्लैंक में लिख लेंगे पैरेलल लिख लेंगे। ये जो साइन है ना पैरेलल का साइन है, ये वाला साइन पैरेलल का साइन है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप लिखना है तो पूरी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम है, ठीक है। तो दोनों साइड आप पैरेलल भी हैं और जो है कॉन्ग्रुएंट भी हैं। इसी तरह BC और AD को देखें। BC ये वाली साइड है जिसको मैं अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्या कर देता हूँ, दो लाइनें लगा देता हूँ और यहाँ पे भी दो लाइनें लगा लेता हूँ। ये दोनों साइडों को देखें, ये पैरेलल भी हैं और एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो यहाँ पे आप इसके यहाँ पे फिल इन ब्लैंक में भी यहाँ पे भी लिख लेंगे ये पैरेलल है। थोड़ा सा इसको देखिए टेढ़ी है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी टेढ़ी लाइन है और बिल्कुल पैरेलल है एक दूसरे को। आप यहाँ पे पैरेलल इंग्लिश में लिख भी सकते हैं। तो बहरहाल इसका सिंबल आपको पता होना चाहिए, ये पैरेलल का सिंबल है। और ये जो है कॉन्ग्रुएंट मीन्स सेम। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अच्छा एक और बात भी आपको बता दूँ, ये एंगल 1 देखें, यहाँ पे ये एंगल 1 है, ठीक है। एंगल 1 इस एंगल ऑपोजिट साइड पे, अल्टरनेट एंगल एंड ऑपोजिट साइड पे, दूसरे वाले कॉर्नर पे, ठीक है। ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये एंगल 1, मैं यहाँ पे चले इस एंगल 1 को यहाँ पे सर्कल कर लेता हूँ, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये क्या होगा, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी ये सेम होंगे। तो एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट का ये साइन देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये है जी मेजरमेंट एंगल 3 के, ठीक है। इसकी जगह पे 3 लिख लेते हैं। इसी तरह 2 जो बच गया बच्चों, ये आप याद रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसका यूज़ भी होगा। 2 वाला इस 4 वाले के जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मेजरमेंट एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया मेजरमेंट एंगल 4 के। तो ये क्वेश्चन 1 था, फिल इन द ब्लैंक्स करनी थी। डायग्राम को देख के कोई इजी से क्वेश्चन था, इतना खास टफ क्वेश्चन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ है पैरेललोग्राम शेप। या दोबारा देख लें ये वाली शेप कौन सी है, पैरेललोग्राम शेप है। तो इसको आपने जो है वो पैरेललोग्राम की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको यूज़ करते हुए आपने डिफरेंट जो एंगल्स हैं, ये अंदर जो अननोन एंगल है ये फाइंड करना है और ये वाला वाई वाला एंगल भी फाइंड करना है। अच्छा पहली बात तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो बच्चों आपको मैंने ये बता दिया था, इस पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट अल्टरनेट एंगल्स ऑपोजिट, ये देखें ये कॉर्नर है एंड ऑपोजिट कॉर्नर कौन सा है इसका, पैरेललोग्राम, ये भी एक करेक्टरिस्टिक है, ये इक्वल होंगे एंगल, ठीक है। सिंपली आपने यहाँ पे इन दोनों को क्या लिख लेना है, जो एंड एंगल है वो कितना हो जाएगा 75 डिग्री, ये इक्वल होते हैं, ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। एंड के ऊपर आप डिग्री का साइन डाल दें तो तब भी ठीक, नहीं डालें तो फिर भी ठीक। ये फर्स्ट एंगल आपका
यहाँ से पैरेललोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक यूज़ करते हुए ऑपोजिट कार्नर्स जो होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। अच्छा, इन दो को भी हम इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा फ़िलहाल। यहाँ से फ़ायदा था क्योंकि यहाँ पे एक अननोन था और एक गिवन वैल्यू थी, यहाँ से तो आपको वैल्यू मिल रही थी ना एन की। यहाँ से अगर हम करते हैं तो ना एम की वैल्यू आपके पास है ना एक्स की, ऐसा मतलब है इसको अभी फ़िलहाल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या करें? अच्छा, एक और आपको मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ, वो क्या है? देखें, ये एक लाइन सेगमेंट है ना, ये वाली। इस लाइन सेगमेंट के जो दो कार्नर्स हैं ये वाले, इनके ऊपर जो एंगल्स बने ना यहाँ पे और ये वाले सॉरी, करेक्टरिस्टिक ये है कि इन दोनों का सम 180 के इक्वल होता है। यहाँ पे या इस लाइन के ऊपर भी देखें, ये दो कार्नर्स के ऊपर जो एंगल बने ना ये वाला और ये वाला, इनका सम भी 180 के इक्वल होता है। और बारी बारी चारों के आप देख सकते हैं। तो मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला, इन दोनों का m और 75 का, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो ये करेक्टरिस्टिक के मुताबिक किसके इक्वल होने चाहिए? 180 के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वाले आपने क्या लिख लेना है, जो एंगल m है और इसमें मैं अगर 175 को ऐड करता हूँ तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ये पैरेललोग्राम के कार्नर एंगल्स की करेक्टरिस्टिक में से एक है। यहाँ से m की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। 75 को आप इस 75 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो 180 में से जा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर भी डिग्री का साइन और इसके ऊपर भी डिग्री का साइन। तो यहाँ से मेजरमेंट जो एंगल m है वो कितना हो जाएगा? 180 में से 75 चलाएगा तो 105 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल आपका 105 डिग्री हो गया, ठीक है। अब बच्चों, अगर आप ये एंगल भी आप फाइंड आउट कर चुके हैं, अब आगे आप देखें वो प्रॉपर्टी अगेन आ रही, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो फिर इसका मतलब है आप क्योंकि ये आपको फाइंड आउट हो चुका है तो इसकी वैल्यू पुट करके आप एक्स भी निकाल सकते हैं। फ्रॉम फिगर से आप दोबारा देख लें, देखेंगे क्या, जो एक्स एंगल है ये आप अपने फाइंड करना ना, ये किसके इक्वल होगा? एम के इक्वल होगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगी। कितनी? एम की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हैं, 105 है। तो ये वाली एंगल भी आपके पास निकल आया, थर्ड साइड भी आपके पास निकल आई। रहेगी बच्चों ये भी अब आपके पास निकल आई, यहाँ पे इसको भी टिक कर लेते हैं। रहेगी ये वाई वाली। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आप गौर से देखिएगा, ये जो एंगल है ना ये पूरे का पूरा हाफ सर्कल बन रहा है। यानी हाफ सर्कल का मतलब है कि एक लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो कंप्लीट एंगल जो होता है वो एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 180 डिग्री होता है। तो हमें ये पता है। लेकिन ये एक पूरा हाफ सर्कल बनता कैसे है? इस x डिग्री के एंगल को जमा करें y डिग्री के एंगल के साथ, तो ये दोनों जमा करें तो आपका एक जो होता है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक एंगल बन जाता है। तो हमें ये पता है कि अगर आप इन दोनों एंगल्स को जमा करें x वाले को y वाले के साथ, तो ये किसके इक्वल होता है? स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो आपके पास 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये हमें कुछ चीज़ें मालूम हैं, ये हमें अंडरस्टूड हैं, यहाँ से नहीं आपको गिवन नहीं होंगी। आपको पता होना चाहिए ये वाला एंगल जो होगा वो दोनों, क्योंकि ये हाफ सर्कल मान रहा है, ठीक है। हाफ सर्कल का एंगल होता है वो 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आपके पास है मौजूद है वो x डिग्री की जो 105 है, इसकी जगह पे 105 पुट कर लें, प्लस y डिग्री को भी एज इट इज रखें और इज इक्वल 180 डिग्री आपका ऊपर से आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है ना यहाँ से 105 वाली, ये यहाँ से राइट साइड पे जाएगी और 180 में से जाके माइनस हो जाएगी और पीछे आपका जो बच जाएगा वो y डिग्री खाली बच जाएगा। यहाँ से क्या होगा? 180 डिग्री माइनस क्या है? 105, इसमें से माइनस हो गया। तो यहाँ से आप इसको माइनस करते हैं तो आपके पास क्या बच जाता है जी? कितना बच जाता है? 75 डिग्री बच जाता है। तो इसका मतलब है जो आपका एंगल y है वो है 75 डिग्री। ये चारों एंगल फाइंड करने थे, ये आपके एंगल फाइंड आउट हो चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताना चाह रहा हूँ कि देखें आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हौसला अफजाई होती है। यहाँ पे देखें सेम दोबारा पैरेललोग्राम आ गया, एंगल्स के इसमें रिलेशंस आपने देखने हैं। एक फाइंड आपने क्या करना है? x और m। तो पहले तो सेम उसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी एक दूसरे के
इक्वल होंगे, ठीक है। मैं दोबारा इसको टिक कर लेता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अब कार्नर पॉइंट्स दिए हुए, चले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, एंगल ए जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, बल्कि मेजरमेंट एंगल ए लिखें। जब मेजरमेंट का साइन यूज़ करेंगे तो बीच में आप इज इक्वल का साइन लगा सकते हैं। मेजरमेंट एंगल ए किसके इक्वल होगा, मेजरमेंट एंगल सी के। तो ए की वैल्यू कितनी है 55 डिग्री, आप एंड पे भी जाके लगा सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। 11x सी की वैल्यू है, डायग्राम से देख के देखिए 11 बच्चों आप देखें x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। यहाँ पे देखें तो 55 के नीचे जाके हो जाएगा, आप दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, ऐसा ही है ना। यहाँ पे क्या बच जाता है x, तो यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, 11 का टेबल पढ़ते हैं, 11 1 सा 11 और 11 5 सा 55, यानी दूसरे लफ्ज़ों में x की वैल्यू कितनी आ गई 5। और अगर देखें यहाँ पे x डिग्री चल रहा था, तो बच्चों आप इसके ऊपर डिग्री का साइन लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन के ऊपर डिग्री का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो x कितना आ गया 5, तो आपके पास जो एंगल C हो जाएगा वो 55 डिग्री हो जाएगा, लेकिन अभी हमें उसकी जरूरत नहीं, हमें सिर्फ x फाइंड आउट करना था। अब बच्चों ये वाली फाइंड आउट करनी है, ये फिर वही प्रॉपर्टी है। देखें इसके ऑपोजिट तो आपके पास एंगल गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब है आपने इन दो एंगल को ऐड करना है, ए वाला और सी वाला डी वाला। तो इसका सम कितना होना चाहिए, एक लाइन के दो कार्नर हैं, देखें ये एक लाइन है, एक कार्नर ये है, एक ये कार्नर है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है, अगर इन एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेजरमेंट एंगल डी प्लस मेजरमेंट एंगल ए, इन दोनों को ऐड करें तो कितना होना चाहिए, इसका आंसर अंडरस्टूड है वो 180 होना चाहिए, ठीक है, 180 डिग्री। आपके पास जो वैल्यूज गिवन है अब वो पुट कर लें। डी की वैल्यू तो आपके पास गिवन है, कितनी है 5m प्लस 10, डिग्री के साइन आखिर पे जाके लगा लेंगे जी, प्लस ये वाला लिखा। ए की कितनी है जी 55, ठीक हो गया, इज इक्वल 180 डिग्री आपका एज इट इज़ है। दूसरे लफ्ज़ों में अब आपने क्या करना है, 5m को इधर ही रखें, ये वैल्यू होगी 65, तो इसको आप लिख लेते हैं, चलें पहले 65 लिख लेते हैं, इज इक्वल कितना हो गया 180। तो नेक्स्ट ये 65 राइट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, पीछे आपके पास बचेगा 5m, और यहाँ पे 180 में से माइनस हो जाएगा 65, तो इसको आप माइनस कर लेंगे, 5m को एज इट इज़ लिख लेंगे, 180 में से 65 गया तो कितना बच गया जी आपके पास 115 बच गया, ठीक है। m मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा 115 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, इसको कटिंग कर लेंगे, 5 2 सा 10, 1 कैरी और 15 बना, 5 3 सा 15, तो आपके पास बच्चों m की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल आई 23। तो डिग्री लिख दें इसके ऊपर, तो चाहे भी ठीक नहीं लिखें तो पता है ये एंगल की बात ही हो रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। तो चलें आप क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखें सेम उसी तरह का, लेकिन यहाँ पे साइड्स का आपस में अलग है, एंगल्स की जरूरत नहीं है। उसने क्या कहा, आपने m और n फाइंड करना है। m और n कहाँ पे, m और n साइड्स में गिवन है, एंगल में तो है ही नहीं। इसका मतलब है कि आपको चंद चीज़ों का तो पता अब यहाँ से लागे क्या होगा। देखें बच्चों, ये वाली साइड को अगर हम देखें पी एल वाली साइड, ठीक है, एल पी जो भी है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों पैरेलल का मतलब है तो हम इनको इक्वल लिख लेते हैं। ये वाली साइड यहाँ पे चले मैं थोड़ा सा इसको लिख लेता हूँ, मेजरमेंट साइड एल पी किसके इक्वल हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, एम एन के, ठीक है। तो यहाँ से आप एम एन के, ये कहाँ से पता लगा, यहाँ मैंने जिसको ये हाईलाइट भी कर लिया, ये एल पी है और ये वाली एम एन है। तो इसके नीचे बच्चों आप लिख सकते हैं 4m प्लस n, और दूसरी वाली इज इक्वल, जब आप इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे मैथमेटिकली तो फिर कॉन्ग्रुएंट की जरूरत नहीं है, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे। एम एन की वैल्यू कितनी है 10, तो इसको लिखने के बाद आपने इक्वेशन 1 का नाम कह के छोड़ देना, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे आगे तो मजीद इसने सॉल्व नहीं होना। इन दो को देख लें, अब ये वाली कौन सी है pn और ये वाली lm, ये दोनों साइड्स भी आपस में पैरेलल है, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं मेजरमेंट साइड एल एम
इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है, मेजरमेंट साइड कौन सी है, एल एम है जी, वो पी एन के है, ठीक है। तो एल एम की जो वैल्यू है वो क्या है, अब देख लें यहाँ पे 8m माइनस 4n है, तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं 8m माइनस 4n, और जो पी एन की है वो कितनी है, 8। अभी हम इसको इक्वेशन 2 नहीं कहते अभी क्योंकि ये सॉल्व हो सकती है मज़ीद, इसने तो देखें कोई चीज़ कॉमन नहीं थी, यहाँ पे इन दो नंबर्स को देखें, यहाँ पे 4 कॉमन है दोनों में, तो सबसे पहले तो आपने यहाँ से 4 कॉमन लेना है। देख लें यहाँ पे 8 और 4 को जो नंबर डिवाइड कर रहा है, कैपिटल नंबर जो बड़ा नंबर है 4 है, तो जो नंबर कॉमन होता है फिर इन दोनों को डिवाइड करके उसकी जगह लिखते हैं। 4 कॉमन आ गया, डिवाइड करें 8 को 4 से, क्या बचा 2m, यहाँ से इसको भी डिवाइड करें इस 4n को इस 4 से, तो क्या बचेगा पीछे खाली n, और क्या हो गया जी, इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट स्टेप में ये 4 जाके राइट साइड पे डिवाइड कर दें, और जो आपके पास पीछे बचता है लेफ्ट साइड पे वो 2m माइनस n बच जाता है, और यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 4, इसको कटिंग कर लें, और अब आपके पास जो वैल्यू बचती है 2m माइनस n इज इक्वल टू क्या बच गया 2। इसको सॉल्व करने के बाद आपने बच्चों इसको इक्वेशन 2 का नाम देना है। अब देखें आपने m और n की वैल्यूज फाइंड करनी है ना, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो दोनों को सॉल्व कर लेना है, या सॉल्व मीन ऐड कर लें, या दूसरा चल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड कौन कौन सी, इक्वेशन 1 एंड, और दूसरी कौन सी है इक्वेशन 2। ऐड करने के लिए जो आप इक्वेशन 1 को आप ऊपर लिख लेते हैं 4m प्लस n इज इक्वल 10, और जो इक्वेशन 2 है वो उसको इसके नीचे लिख देते हैं 2m माइनस n इज इक्वल क्या है 2। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखें ये प्लस n है और ये माइनस n है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये दोनों ऐड हो गए, 4m प्लस 2m कितना हो गया 6m, यहाँ से बच्चों आपके पास क्या बचता है 10 प्लस 2 12, ठीक है 12 बच गए। अब आपने यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 6 किसके नीचे जाएगा, 12 के नीचे जाएगा, तो यहाँ से और कटिंग हो जाएगा 6 2 12, तो यहाँ से आपके पास m की वैल्यू निकल आती है, m की वैल्यू क्या निकलती है 2। अब बच्चों m की वैल्यू जो 2 निकली है, इसे किसी एक इक्वेशन में, जो आपने दो इक्वेशन लिखी हुई थी उसमें से किसी एक में पुट कर दें तो आपके पास m की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं इस इक्वेशन को पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 के अंदर ही, तो मैं यहाँ पे सामने लिखने लगा हूँ पुट इन इक्वेशन 1 इक्वेशन को देख लें, यहाँ पे क्या है, ये देख लें 4m प्लस n, इस m की जगह पे 2 लिखेंगे, बाकी सारा यहाँ से देख के एज इट इज लिख लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे 4m की जगह पे क्या पुट कर देंगे 2, और वो प्लस n उसी तरह है, और इज इक्वल टू 10 भी उसी तरह है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 प्लस n इज इक्वल टू 10 एज इट इज है। और नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो 8 है इसे हम ले जाएंगे राइट साइड पे, तो n की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, 10 माइनस क्या हो जाएगा 8, और यहाँ से n की वैल्यू क्या निकल आएगी 2। तो बच्चों दोनों वैल्यूज़ आपकी यहाँ से निकल आई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को ये देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी बुक में दिया होगा ना, उसमें डायग्राम नहीं बनी होगी, उसमें से अब ये लिखा हुआ है इन क्वेश्चन 5 सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 110, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। मतलब आपका ये सम है, इन दोनों का 110 है, तो आपने बाकी एंगल्स फाइंड करनी है। एंगल कौन सा फाइंड करना है, ये एंगल M फाइंड करना है और एक एंगल P फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको साइड्स की ज़रूरत नहीं है, वो तो पिछले क्वेश्चन के में दी हुई थी, इसलिए यहाँ पे वो डायग्राम दोबारा नहीं तो लिखनी, लेकिन आपने इस क्वेश्चन के अंदर आपको साइड्स की ज़रूरत नहीं है, एंगल्स को आपने देखना है। तो एक ये एंगल फाइंड दिया हुआ है और एक ये दिया है, जो आपने फाइंड आउट करना है वो कौन सा है, एक एंगल P फाइंड करना है और एक एंगल यहाँ से M फाइंड आउट करना है। तो इसमें बाकी ज़्यादा टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतनी बात मैंने बताई है कि ये दो एंगल्स हैं ना स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इनके कार्नर एंगल जो अगर इन दोनों को ऐड करें तो कितना होना चाहिए, वो 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, देखें अगर मैं मेजरमेंट एंगल P को ऐड करूँ मेजरमेंट एंगल L के साथ, तो कितने होने चाहिए बच्चों, ये 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, ठीक है।
तो उसके बाद मेरे पास जो एंगल गिवन है वो ये एल वाला गिवन है, ठीक। इसकी जगह मैं 55 लिखूंगा, बाकी वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास एंगल पी आपके पास निकल आएगा, ठीक है। मेजरमेंट एंगल पी तो आपने फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज लिखें। इसकी वैल्यू कितनी है जी 55, ठीक, 55 निकल आया और 180 आपके पास आ गया एज इट इज। 55 को आप राइट साइड पे ले जाएं तो यहाँ से मेजरमेंट एंगल पी की वैल्यू जो आ जाएगी 180 माइनस 55 आ गया, और फिर उसके बाद इसमें से 55 को माइनस करें 5 और 17 में से 5 चला गया तो कितना बच जाता है, 17 में से 5 चला गया 12, तो ये आपके पास 125 डिग्री एंगल बचता है, मेजरमेंट एंगल पी, ठीक है। अच्छा, ये एंगल आपके पास मिल गया जी जो कि 125 है, ठीक है। यहाँ पे इसको एज इट लिख लेते हैं बच्चों। अगर ये 125 है तो इसको तो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ ये ऑपोजिट कार्नर्स के जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपने जो लिख लेना है मेजरमेंट एंगल एम जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, मेजरमेंट एंगल पी के इक्वल होना चाहिए ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल जो एम आपने फाइंड करना है ये हो जाएगा इसके पी की वैल्यू आपने कहा चुके हैं जो कि 125 डिग्री है, तो यहाँ से भी आप इसको लिख सकते हैं, ये भी 125 डिग्री ही होगा। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज हुई है, एक्सरसाइज नंबर 11 थी, इजी सी एक्सरसाइज थी। इसमें से क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में 100% आता है, अच्छे तरीके से तैयार करें। अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो कमेंट के अंदर पूछें भी, इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई मिलेगा। शुक्रिया।